ये कहानी किशनपुर गांव की है। किशनपुर इस राज्य का सबसे सुंदर गांव था। चारों ओर हरियाली और ऊंचे ऊंचे पहाड़ इस गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा देते थे। ऐसा कहा जाता है कि परियां परी लोक से इस गांव में घूमने आती हैं और यहाँ के कुछ लोगों ने उन्हें देखा भी है। इस गांव के अधिकतर लोग खेती करते हैं और उसी से उनका परिवार चलता है। मेघा और सोहन भी इसी गांव में रहते हैं जो अपने खेतों में काम करते हैं। क्यों मुंह लटकाए बैठे हो जी? क्या करूं भाग्यवान, सब लोग खेतों में बीज बो रहे हैं, लेकिन इस बार मेरे पास बीज लाने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर बीज नहीं लिए तो इस बार खेत भी खाली रह जाएगा। और तुम तो जानती ही हो, अगर खेत में कुछ नहीं बोएंगे तो इस साल हम क्या खाएंगे। मेघा कुछ बिना बोले ही वहाँ से अंदर चली जाती है और रसोई से एक पोटली लेकर आती है। पिछले साल जो घर के पीछे कुछ पालक लगी थी वो फूल गई थी, बस उसी के बीज मैंने संभाल के रख लिए थे। इस बार इन बीजों को ही आप खेतों में लगा दो। ये बीज अच्छे तो होंगे ना? पिछली बार मैंने कितनी बार यहाँ से पालक काट कर बनाई थी, इस बार तो कुछ निकल ही आएगा। वैसे भी अब खेत खाली रहने से तो अच्छा है ना कि हम ये बीज वहाँ बो दें। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना जी। तो ठीक है, फिर आज ही हम इन्हें अपने खेतों में बो देते हैं। दोनों अपने खेत में जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। सोहन अपने खेत में पालक के बीज बो रहा था। इस बार ये पालक अच्छे से हो जाए, इसको तो कई बार काटकर बेच सकते हैं। तभी वहाँ गोपाल और अशोक आ जाते हैं। अरे सोहन, ये किस चीज के बीज बो रहे हो तुम दोनों? पालक, इस बार मैं पालक के बीज बो रहा हूँ भाई। तुम्हें पालक ही मिली थी क्या? इससे क्या कमाई करोगे भला? आधी तो जानवर ही घास समझकर इसे खा लेते हैं। और वो लोग वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। पता नहीं इन लोगों को क्या परेशानी है, भला मैं कमाऊं या ना कमाऊं, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। बस दूसरों के काम में उंगली करना तो इनकी आदत बन गई है। आप इन पर ध्यान ना दो ना, इनका तो काम ही है ये सब कहने का। कुछ दिन बीत जाते हैं और सोहन के खेत में हरी हरी पालक उग जाती है। सोहन और मेघा सुबह सुबह अपने खेत में जाते हैं। मेघा, देखो ना कितनी सुंदर पालक उगाई है, और एक हफ्ते तक हम इसे काटकर बाजार में भी बेच सकते हैं। मेघा पालक के पत्तों को ध्यान से देख रही थी। सुनो जी, यहाँ पे कुछ है। सोहन ध्यान से देखता है तो एक छोटी नन्ही सी परी पालक के पत्ते पर सो रही थी। मेघा, ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी के जैसे। जी, कहीं ये परी तो नहीं है? उन दोनों की आवाज सुनकर वो नन्ही परी उठ जाती है। तुम कहाँ से आई हो? मैं एक परी हूँ। कल रात को अपनी सहेलियों के साथ परीलोक से इस गांव में घूमने आई थी। हम इस हरे हरे मुलायम पत्तों के ऊपर खेल रहे थे। खेलते खेलते मेरी छड़ी इस खेत में गुम हो गई और मैं वापस इनके साथ परीलोक नहीं जा पाई। अपनी छड़ी के बिना मैं दोबारा परीलोक नहीं जा सकती। क्या तुम्हारी छड़ी हमारे खेत में गुम हुई थी? तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी छड़ी को ढूंढने में मदद करते हैं। मेघा और सोहन उस नन्ही परी की छड़ी ढूंढने लगते हैं। वो पालक के सभी पत्तों को उलट पुलट कर देख रहे थे और लगभग उन्होंने आधे से ज्यादा खेत को ढूंढ लिया था, लेकिन अभी तक उस परी की छड़ी नहीं मिली थी। तभी अचानक मेघा खुशी से चिल्लाती है, मिल गई छड़ी, देखो।
परी छड़ी देखकर बहुत खुश होती है। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुमने मेरी छड़ी ढूंढने में अपने खेत की परवाह नहीं की। देखो तुम दोनों का सारा खेत खराब हो गया है और सारी पालक का खेत भी ढह गया है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए खुश हैं कि अब तुम अपने घर जा सकती हो। हम तो अपना गुजारा कर ही लेंगे। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी अपनी छड़ी की शक्तियों से उनकी सारी पालक को बड़ा कर देती है। अब ये पालक कभी खत्म नहीं होगी। तुम लोग इस पालक को रोज काटकर बेच सकते हो। सोहन और मेघा बहुत खुश हो जाते हैं। उनका पालक का खेत फिर से हरा भरा लहराने लगा था। ऐसा कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। अब सोहन और मेघा हर रोज पालक को काटते और उसे मंडी में बेच देते और उसके बदले उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। अगले दिन उनकी पालक वैसे के वैसे ही हरी भरी दिख रही थी और पूरा खेत पालकों से लहरा रहा था। अरे भाई, सोहन के खेत में तो जादुई पालक है। हर रोज काटने पर भी वो कम नहीं होती, रातों रात फिर से तैयार हो जाती है। पता नहीं ये कहाँ से लाया है ऐसे जादुई पालक के बीज। अच्छा, फिर तो इस बार सोहन से ही मैं उसके पालक के बीज लूंगा। ये सोहन उस पालक की वजह से गांव का सेठ बनता जा रहा है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। उसी रात अशोक सोहन के पालक के खेत में जाता है। आज सारी पालक काट के ही घर जाऊंगा। अशोक जैसे ही पालक काटने लगता है तो पालक पत्थर की तरह कठोर हो जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? तभी अचानक वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं और उसे काट लेती है। अशोक चिल्लाता हुआ गांव की तरफ भागता है। अरे बचाओ, बचाओ, मुझे काट लिया, अरे बचाओ। लोग उसकी आवाज सुनकर उठ जाते हैं। अशोक को मधुमक्खियों ने काट लिया था। अरे, लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ आए कैसे हो? उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और वो चुपचाप अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सोहन को अशोक का औजार अपने खेत में मिलता है और वो सब कुछ समझ जाता है। सोहन अशोक के घर जाता है और उसे उसका औजार देता है और उसे कुछ पालक भी देता है। मुझे माफ कर दो भाई, मैं लालच में आकर तुम्हारा खेत बर्बाद करना चाहता था, लेकिन देखो मुझे इसकी सजा मिल गई। तुम मुझे बोल देते, मैं तुम्हें खुद अपने खेत से पालक दे देता। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब सोहन और मेघा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। पालक बेच बेच कर वो गांव का सबसे धनी परिवार बन गया था। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और वो दूसरे लोगों की भी मदद किया करते थे। पिताजी, आज शाम को जलेबी लेकर आना। बहुत समय से मैंने जलेबी नहीं खाई। अच्छा, मेरी गुड़िया को जलेबी खानी है। आज मैं काम से लौटते हुए ले आऊंगा। अब खुश? हाँ पिताजी, लेकिन याद से लेकर आना। मैं कितने दिनों से आपको बोल रही हूँ। अगर माँ होती तो वो आपसे जलेबी मंगवा कर मुझे खिला भी देती, लेकिन आप तो मेरे बोले हुए को हमेशा भूल जाते हो। अशोक के पास इस समय कोई काम नहीं था और ना ही उसे कोई काम मिल रहा था। अपनी बेटी की छोटी छोटी जरूरतें भी वो पूरी नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। गीता अशोक की इकलौती बेटी थी। गीता जब 5 साल की थी तब उसकी माँ सुमन उसे छोड़कर हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई थी। अब अशोक ही अपनी बेटी का ध्यान रखता था। गीता अब 12 साल की हो गई थी और वो पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम भी कर लेती थी रहा था। तभी अचानक उसकी नजर
3 कटहल के पेड़ों पर जाती है, जिसमें से एक पेड़ पर 1 कटहल और दूसरे पेड़ पर 2 कटहल और तीसरा पेड़ कटहल से पूरी तरह लदा हुआ था। अरे वाह, कटहल के पेड़! इस एक पेड़ पर तो कितने सारे कटहल लगे हैं। क्यों ना मैं इन कटहल को तोड़कर बाजार में बेच दूं, इससे मैं कुछ पैसे भी कमा लूंगा। अशोक अपने सर से गमछा उतारता है और कुछ कटहल तोड़कर उन्हें बाजार में बेच देता है, जिसके बदले उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। आज गीता के लिए जलेबी लेकर जाता हूँ। कितने दिनों से जलेबी की मांग कर रही थी। अशोक जलेबी और दुकान से घर का राशन लेकर अपने घर की ओर आ रहा था। तभी उसे एक घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आपने कल भी मुझे खाना नहीं दिया और आज भी बोल रही हो कि कल खाना खाएंगे। बेटा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? बस आज की रात, कल पक्का मैं तेरे लिए खाना लेकर आऊंगी। तभी एक माँ बच्चे को खाने के लिए मना कर रही है, नहीं तो कौन सी माँ बच्चे को खाना नहीं देगी। अशोक दरवाजा खटखटाता है। एक छोटा सा लड़का बाहर आता है। बेटा, ये राशन तुम्हारे घर के बाहर पड़ा था, इसे उठाकर अंदर रख लो, कोई जानवर खराब कर देगा। तभी वो औरत भी दरवाजे के पास आती है। ये सामान अंदर रख लो। लेकिन ये सामान हमारा नहीं है। माँ, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी कि आज खाना नहीं है? आपने तो सारा सामान बाहर रखा था। और वो औरत कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे इस समय उस राशन की बहुत जरूरत थी। वो बस हाथ जोड़कर अशोक का धन्यवाद करती है। अशोक उन लोगों की मदद करके बहुत खुश था। अशोक अपने घर जाता है। पिताजी, कितनी देर लगा दी आपने? पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। गीता जलेबी को पाकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों खुशी से जलेबी खाते हैं और वह जंगल में उसी कटहल के पेड़ के पास जाता है। कल मैंने तुम्हारे कटहल बेचकर अपने घर के लिए खाना लेकर गया, बल्कि मैंने दूसरों की मदद भी की। अगर तुम नहीं होते तो मैं ये खुशी महसूस नहीं कर पाता। और वह उसी पेड़ से कुछ और कटहल बेचने के लिए उतारता है। इस पेड़ पर सिर्फ 2 कटहल लगे हैं और वो भी पूरी तरह से पीले रंग के हो गए हैं। क्यों ना इन्हें घर लेकर जाऊं, इनकी अपने लिए सब्जी बना लूंगा और बीज निकालकर आंगन में बो दूंगा। क्या पता 1-2 पेड़ मेरे आंगन में भी उग आएं। अशोक पके हुए 2 कटहल अलग बांध लेता है और बाकी कटहल बेचने के लिए रख लेता है। सारे हरे कटहल वो बाजार में बेचकर अपने घर आता है। गीता, ये 2 पके हुए कटहल हैं, इसे धोकर काट ले, फिर मैं इसकी सब्जी बनाता हूँ। गीता भी दोनों कटहल को धोकर काटने लगती है। पिताजी, जल्दी आओ, देखो तो जरा, ये कटहल के बीज कैसे निकले हैं। ये बीज तो सोने के हैं। हे भगवान, हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। अशोक और गीता बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों कटहल के बीज सोने के थे। अगले दिन अशोक बीज इकट्ठे करता है और उन्हें बाजार में बेच देता है, जिससे उसको उम्मीद से बढ़कर ज्यादा पैसे मिलते हैं। अशोक बहुत खुश था। उस पैसे से वो अपने लिए घर बनवाता है और अपनी बेटी को स्कूल भेजता है। अगले दिन वो फिर उस पेड़ के पास जाता है। हे कटहल के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे सोने के बीज वाले कटहल दिए, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां आ गई। तभी पेड़ से आवाज आती है। हम जादुई कटहल के पेड़ हैं, तुम लोगों की मदद करते हो, इसलिए हमने तुम्हें चुना है। लालची इंसान हमें कभी नहीं देख सकते। तभी तीसरे पेड़ से आवाज आती है। मेरे पेड़ पर सिर्फ 1 कटहल है,
लेकिन मुझे भरोसा है इससे तुम बहुत से जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हो। लेना, पूर्णिमा की रात के बाद हम तीनों नए पेड़ के रूप में आएंगे और तुम्हारे जैसे किसी और जरूरतमंद की मदद करेंगे जो अपने साथ साथ और लोगों की भी मदद करता हो। तुम चाहो तो मेरे बीज को जमीन में उगा सकते हो, जिससे तुम और धन कमा सकते हो और लोगों की मदद कर सकते हो। तीसरे पेड़ पर सिर्फ एक कटहल लगा हुआ था। अशोक वो एक कटहल तोड़ता है और उसे अपने घर ले जाता है। जब गीता और अशोक उस कटहल को काटते हैं तो उसमें से हीरे के बीज निकलते हैं। अरे वाह, इसमें तो हीरे हैं। गीता और अशोक सारे हीरे निकालते हैं और उसे तिजोरी में रख लेते हैं। अब अशोक थोड़े थोड़े करके अगले बाजार में वो सारे हीरे बेच देता है, जिससे उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, जिससे उन पैसों से वो सब लोगों की मदद करता था और बहुत से बच्चों को स्कूल भेजता है। पूर्णिमा तक अशोक तीनों पेड़ों को खाली कर देता है और जब पूर्णिमा के अगले दिन वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ अब कोई पेड़ नहीं था। अब तक तो वो तीनों पेड़ किसी और जंगल में नया रूप भी ले चुके होंगे। अशोक ने अपने खेतों में कटहल के बीज बो दिए थे और मात्र 2 साल में वो कटहल के पेड़ बड़े हो गए थे और उन पर अब बहुत सारे कटहल भी आने लगे थे।